गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी आईएएस। तो मैं सौरभ गुप्ता आज फिर लेके आया हूँ आपके सामने जीएस मॉक टेस्ट 3 का इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सब जैसे कि जानते होंगे ओपीएससी ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है जो प्रीलिम्स होने वाला है अक्टूबर 15 में। तो जल्दी से जाइए और डाउनलोड करिए अपना एडमिट कार्ड और अपना सेंटर देखिए। ठीक है, अभी हमारे पास एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है ये ओएस का प्रीलिम्स को टारगेट करने का, है ना। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा, इस एक हफ्ते में आप कुछ नया चीज ना पढ़िए, जो भी आपने जितना भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए, है ना, क्योंकि रिवीजन ही है इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। नया आप चीज पढ़ेंगे, पुराने चीज भूलते जाएंगे। ठीक है, नया भी आप याद नहीं रख पाओगे, एग्जाम में आप कंफ्यूज जाओगे और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देके आओगे। तो जो भी जितना भी आपने पढ़ा पॉज लगाइए, इन 6-7 दिनों में आप उसको बार बार रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं, आपका डिस्कस करते हैं आज का इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो हमारा जीएस मॉक टेस्ट 3 में आया था। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है यहां पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी मोर देन द जीडीपी। ठीक है, बोल रहा है जीएनपी will always be more than the GDP, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट देखो बच्चों क्या है, टू गेट द जीएनपी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू जीडीपी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस पैटर्न में। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या देखा, बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना। थर्ड देखो बोला है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी क्या बोला, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बट कुछ नहीं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हमें अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली हम इसको आराम से डील कर पाएंगे। अब एक एक स्टेटमेंट को हम देखते क्या कह रहा है। ठीक है, पहला देखो क्या बोल रहा है, ग्रॉस जीएनपी विल ऑलवेज बी मोर देन जीडीपी। ये क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा, है ना। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जीडीपी जीएनपी होता है क्या एक्चुअली। ठीक है, अब बच्चे देखते हो यहां पे, पहले एक में हम ले लेते हैं जीडीपी, पेन चेंज कर देते कलर। ठीक है, एक में लेते हैं जीडीपी, इसको बनाते हैं हम जीएनपी। ठीक है, जीडीपी क्या है बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी हमारा क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है, अगर इसका आप टेक्निकल डेफिनेशन देखोगे ना, वर्बल डेफिनेशन देखोगे, तो इट इज द सम टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 1 ईयर टाइम। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, सपोज ये अगर इंडिया का मैप है, ठीक है, सपोज एक ए फैक्ट्री ए दे दिया नाम, बी फैक्ट्री एक हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो इन सारे जो फैक्ट्रीज को अगर ये जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे, गुड्स या सर्विसेज बना रहे, उसको अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, जितना भी करोगे, जो ये इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री जो अपना गुड्स और सर्विसेज को, उसको मॉनिटरी टर्म्स में देखेंगे हम, और जो भी आएगा इसको हम बोलेंगे तुम्हारा जीडीपी। ठीक है, तो वी आर कंसर्न इन जीडीपी ओनली द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैपनिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब बांग्लादेश में, नेपाल में क्या चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, सर्विसेज क्या वो लोग ऑफर कर रहे हैं, वी आर लीस्ट कंसर्न इन जीडीपी। ठीक है, जो भी इंडिया के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज है, वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, है ना, उसका अगर हम मॉनिटरी वैल्यू अगर ऐड कर देते हैं तो इट विल गिव अस व्हाट, इट विल गिव अस जीडीपी फॉर कितना साल के लिए, फॉर जीडीपी जो हम कैलकुलेट करेंगे जो आपका मॉनिटरी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज फॉर 1 ईयर टाइम पीरियड। ठीक है, एक साल में जितना भी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, उनका मॉनिटरी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज ऐड करके हमें जीडीपी मिलेगा। जीएनपी क्या है बच्चों, जीएनपी हो गया आपका जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जीएनपी का अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो क्या होगा, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड। ठीक है, तो स्टेट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी। देखो डेफिनेशन के हिसाब से आपको लग रहा है सही है, जीएनपी तो जीडीपी से ऐड है, बट इन इंडिया केस में क्या होता है ना, कि ये जो नेट फैक्टर ऑफ इनकम अब्रॉड से हमारा बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इसको हम माइनस करते हैं, जो नेट फैक्टर जो हमारा इनकम, अगर नेट देखोगे जो फॉरेन कंट्री से जो हमारा इनकम आता है वो नेगेटिव में चल जाता है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं ना। इंपोर्ट ज्यादा करने से वजह से क्या होता है, जीएनपी का वैल्यू घट जाएगा जीडीपी से। तो ऑलवेज कंडीशन जुड़ा हुआ है, ऑलवेज कंडीशन देखो, जब भी ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली, तो 80 to 90% चांस रहता है वो स्टेटमेंट का गलत होना। ठीक है, इस केस में जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी गलत होगा, क्योंकि ये चीज
नेगेटिव, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव में चले जाता है हमारा। तो जीडीपी का वैल्यू ग्रेटर रहता है जीएनपी के इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सेकेंड को स्टेटमेंट क्या बोला था कि जीएनपी इज नथिंग बट नेट फैक्टर इनकम एडेड टू जीएपी, दिस इज ट्रू। जीएनपी का डेफिनेशन ही बोल रहा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडेड टू जीडीपी, दैट इज ट्रू। तो क्या होगा बच्चों, स्टेटमेंट 1 इज विल बी फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट, ठीक है। उससे आप ऑप्शन देखेंगे आप, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन अगर देखते हैं आप तो बैक स्टेज, देखो क्वेश्चन क्या था यहां पे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी मोर देन जीडीपी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारा नेट फैक्टर फ्रॉम जो अब्रॉड होता है वो नेगेटिव में चल जाता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखो, टू गेट जीएनपी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू जीडीपी, दिस डेफिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखो यहां दिया हुआ है, इन इकोनॉमी एक्सटर्नलिटीज रेफर टू व्हाट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन इकोनॉमी एक्सटर्नलिटीज रेफर टू व्हाट, ये देखो यहां पे ये एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक में जब ये वर्ड देखोगे आप एक्सटर्नलिटीज है, तो ये क्या करता है ना, जो इंपैक्ट कर रहा है एनवायरमेंट पे, आइदर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। क्या इंपैक्ट है, क्या एक्सटर्नलिटी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है, कुछ भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है आइदर इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका इकोनॉमी विल इट बी इंपैक्टिंग पॉजिटिवली और विल इट बी इंपैक्टिंग नेगेटिवली, वो एक्सटर्नलिटीज हमें डिफाइन करता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन अगर देखते पहला क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, नहीं, एक्सटर्नलिटीज मतलब ये नहीं होता कि बाहर से क्या बोरो कर रहा है ना। सेकेंड ऑप्शन दिया है इनकम अर्न फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, ये भी नहीं है, ठीक है। फोर्थ देखेंगे हम, देखो फोर्थ दिया है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। फोर्थ दिया हुआ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट, यस दिस विल बी करेक्ट। फोर्थ थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फोर्थ क्या, पेइंग इंटरेस्ट द लोन, ये तो नहीं होगा। एक्सटर्नलिटीज मतलब क्या बोला था, कुछ भी ऐसा जो गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, वेदर इट विल इंपैक्ट पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नलिटीज। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका एक एग्जांपल क्या है बच्चों, पाइगोवियन टैक्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल होगा तुम्हारा पाइगोवियन टैक्स, पाइगोवियन टैक्स, ये ओपीएससी पूछा है ना, पाइगोवियन टैक्स क्या होता है, दिस इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन दैट प्रोडक्ट्स which have a negative impact on either environment or on human health, ठीक है। ये उन्हीं ने पे लगाया जाता है which has a negative externalities और negative consequences on human health या फिर human environment पे, जैसे सिगरेट है ना, फ्यूल, फोसिल फ्यूल, ये सब प्रोडक्ट्स पे तुम्हारा क्या सरकार लगाता है, पाइगोवियन टैक्स लग जाता है ना, क्योंकि ये एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है ना। और जैसे तुम्हारा टोबैको, ये हमारा बॉडीज को, ह्यूमन को हार्म करता है, तो इस पे सरकार या गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, जिसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स टर्म में पाइगोवियन टैक्स, ठीक है, PIGOUVIAN, पाइगोवियन टैक्स, ठीक है। तो दीज आर टैक्स इम्पोज्ड, पाइगोवियन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन दैट प्रोडक्ट विच हैव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, पॉजिटिव नहीं, दीज आर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, उसमें हम पाइगोवियन टैक्स लगाएंगे, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हाट डज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी रिप्रेजेंट, ठीक है, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इन्फ्लेशन चैप्टर से, ठीक है। सो इन्फ्लेशन जब हम मेजर करते हैं, व्हाट आर द टूल्स विथ अस टू मेजर इन्फ्लेशन, बेसिकली वी हैव 3 टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन। थोड़ा इस पर जाते हैं कंसेप्ट में, ठीक है। क्या बताता है ये, अगर हम देखेंगे टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन, ठीक है, क्या क्या टूल हमारे पास है टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आई होप आपको पता होगा, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इट इज द राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर कॉमोडिटीज गुड्स या सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हमारे पास बेसिकली
तीन टूल अवेलेबल है जिससे हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। पहला जो टूल हमारे पास वो होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा जो टूल हमारे पास वो होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड थर्ड जो टूल है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, थर्ड टूल है जो हमारा वो है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इट इज द बेस्ट टूल टू मेजर इन्फ्लेशन इन एनी इकोनॉमी। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का क्या डेफिनेशन है बच्चों? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? जीडीपी और द प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी सर्विसेज एट मार्केट। ठीक है, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस बाय जीडीपी एट बेस प्राइस। अगर ये जो रेशियो हमें क्या देगा? जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हम आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया? व्हाट डज द रेशियो ऑफ द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी रिप्रेजेंट? जीडीपी डिफ्लेटर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया, बेसिक आइडिया मिल गया है ना? इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। क्यों यूज करते हैं? इट इज वन ऑफ द टूल टू मेजर इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी एंड इट इज द बेस्ट टूल। ठीक है, विच गिव्स यू परफेक्ट परसेंटेज और मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन एनी इकोनॉमी। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are used as a tool of quantitative restriction of import? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट कौन सा टूल है? पहला दिया देखो टैरिफ, सब्सिडी एंड कोटा। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है टैरिफ? टैरिफ बच्चों क्या होता है ना, कि ड्यूटी इंपोज्ड बाय एनी गवर्नमेंट ऑन एनी प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज चाइना से अगर स्टील आ रहा है ना, इंडिया का जो स्टील, इंडिया भी स्टील मैन्युफैक्चर करता है। अगर चाइना बहुत सस्ते रेट में, बहुत कम रेट में अगर इंडिया को स्टील दे रहा है, तो इससे क्या होगा? इंडिया में, इंडिया का इकोनॉमी, तो फिर इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री वो बंद हो सकता है, चांसेस ज्यादा है। तो गवर्नमेंट टैरिफ लगा देगा। इट इज अ ड्यूटी। ठीक है, इट इज अ टैक्स, वन टाइप ऑफ टैक्स। और क्या बोल सकते हैं इसको? रेस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन में तुम्हारा टैरिफ आएगा। सेकेंड, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर अगर आप बीपीएल कैटेगरी में है, तो जो एलपीजी जो हमारा कनेक्शन है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। आहार सेंटर है जहां पे खाने में सब्सिडीज रहता है, मेडिकल है वहां पे हेल्थ में सब्सिडीज मिल जाता है। बट ये सब्सिडी कैसे एक रेस्ट्रिक्शन में तरह ऐड करता है, उसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे इंडिया यूएस के बीच में हो रहा है। ठीक है, जैसे इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो जो इंडिया जब एक्सपोर्ट करता है ना यूएस को, यूएस उसको बोल रहा है कि हम बहुत उसमें टैरिफ लगाएंगे, बहुत ड्यूटी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया हेवीली सब्सिडी दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो ज्यादा सब्सिडी देने से क्या होता है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डिस्टॉर्शन होता है। अगर इंडिया बहुत ज्यादा सब्सिडी फार्मर्स को दे रहा है ना, इन प्रोडक्शन ऑफ सपोज फॉर एग्जांपल शुगर कैन ले लो, और यूएस के गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है शुगर कैन प्रोडक्शन में, तो वो ज्यादा उनका जो क्वालिटी रहेगा शुगर कैन का या प्रोडक्ट रहेगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो लोग ज्यादा लेंगे उससे। बट दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, सब्सिडी नहीं दे रहा, तो उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सब्सिडी अगर कोई कंट्री ज्यादा देता है, तो वो भी दूसरे कंट्री लोग के पास ये रहता है कि उसको वो रेस्ट्रिक्ट कर पाए। अगर एक प्रोडक्ट में इंडिया गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दिया, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री है ना, जहां डेस्टिनेशन कंट्री, वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, तो सब्सिडी भी तुम लोग का, आप लोग का ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन और इंपोर्ट हो जाएगा। कोटा, कोटा भी ऑब्वियसली मतलब एक कोटा डील्स इन नंबर, कि हम यूएस से इतना ही लैपटॉप, 10 लैपटॉप लाएंगे, है ना, चाइना से इतना ही 10 या 15 ये लैपटॉप या मोबाइल हम लेके आएंगे। ठीक है, तो कोटा भी आप लोग का क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट हो जाता है। तो ये तीनों चीज से हम अपने इंपोर्ट में कंट्रोल करते हैं। आइदर ड्यूटी, टैक्स लगा के उसको टैरिफ दे देंगे, या फिर सब्सिडी, अगर कोई दूसरे कंट्री बहुत ज्यादा सब्सिडी देके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उस पर हम लगा देंगे रेस्ट्रिक्शन, या थर्ड कोटा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा डी विल बी द ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 क्या बोल रहा है? देखो बच्चों, गोल्ड बॉन्ड स्कीम के ऊपर पूछा है। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम के ऊपर पूछा गया। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इससे क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? These are issued by the State Bank of India on behalf of central government. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? The gold bonds come with a maturity period of 8 years with an option to exit the investment after first 5 years. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है?
द बॉन्ड्स दे आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर द सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। फोर्थ क्या है बच्चों, द स्कीम हैज ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 2.5%। इनमें से पूछा है व्हाट इज इनकरेक्ट। बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी आप देने जा रहे हो 15 अक्टूबर को, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि आपको करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, पहले आप मार्क कर लोगे पेन से कि इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, आपको इसमें से देखना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं। तो इसमें जो स्टेटमेंट देखो पहला वाला ही आपका इनकरेक्ट है। जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ना, इट इज दे आर इशूड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट बैंक नहीं होगा, आरबीआई इशू करता है गोल्ड बॉन्ड स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है। पढ़ लेते क्या है, द गोल्ड बॉन्ड स्कीम दे कम विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। जो लॉक इन पीरियड है वो आपका 8 ईयर्स रहेगा, 8 ईयर्स के बाद। ठीक है, ये गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है आप उसको मैच्योरिटी के बाद जो पैसा देते हैं, मतलब क्या होता है गोल्ड बॉन्ड स्कीम में, आपको गवर्नमेंट ये नहीं चाह रहा कि आप सोना खरीदो जाके दुकान से। ठीक है, इफ यू नो दैट इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम सामान गोल्ड। ठीक है, पर्टिकुलरली गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट बोले गोल्ड क्यों खरीदेंगे, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, एक पेपर ले लो हमसे, वो गोल्ड का मॉनिटरी, जो गोल्ड का जो रेट चल रहा होगा उस दिन मार्केट में, उसी अमाउंट पे आपको खरीदना होगा। ठीक है, गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड का एक पेपर ले लो, गोल्ड बॉन्ड स्कीम वही बता रहा है। ठीक है, ताकि इंडिया फॉरेन फिजिकल गोल्ड कम इंपोर्ट करे, और जब फिजिकल गोल्ड कम इंपोर्ट करता है क्या होगा, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बचता है। ठीक है, बट ये स्कीम जो हद तक फेलियर हो गया उसका रीजन क्या है, इसमें दिखा गया क्यों ये स्कीम इतना नहीं चला, गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्यों नहीं चला है ना। पहला देखो इसलिए नहीं चला क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल है। अगर आप नॉर्मल कोई दुकान से सोना खरीद तो आप कभी भी एट योर स्टेक बेच सकते हो सोना, पैसा आपको मिल जाएगा उसके हिसाब से। बट अगर गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको 8 साल रुकना पड़ेगा मैच्योरिटी के लिए, है ना, तो ये थोड़ा नुकसान का सौदा होता है ना, इसलिए ये वन द रीजन है, थोड़ा फेलियर है स्कीम। थर्ड देखेंगे, द बॉन्ड आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर द सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल हिंदू। हाँ, ये सिर्फ रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर बोल सकते हो तुम्हारा रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, चैरिटेबल को ही मिल सकता है। कहने का मतलब है एनआरआई लोग जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस, दे आर इनएलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, वो लोग गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, एनआरआई दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। एंड वन ऑफ द best, or one of, you can say that why this scheme has become a failure, because of the one the important reason, the interest rate it was offering. ठीक है, the interest rate which the people used to get in this scheme was very low, that is 2.5%, which is very low, because if you open a bank account or saving account you will be getting around 4% interest rate. ठीक है, 4% interest annually, but अगर आप गोल्ड बॉन्ड स्कीम में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कितना मिल रहा है, 2.5% पर ईयर, that is paid semi annually। ठीक है, तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए ये डिसएंकरेज किया लोगों को इस पे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत हद तक ये स्कीम फेल हो गया, नो डाउट। मतलब हम इस पे नहीं जाएंगे कि ये फेल हुआ है सक्सेस हुआ है, हमारा क्वेश्चन था गोल्ड बॉन्ड स्कीम का ऊपर को लेकर। ठीक, गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या क्या है, तो याद रखो बच्चों, गोल्ड बॉन्ड स्कीम कौन है, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, प्लस इसका मैच्योरिटी या लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन वेरी क्लासिक क्वेश्चन, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो पार्टिसिपेटरी नोट्स, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। क्या होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, देखो ठीक है, इसको बोलते हैं पी नोट्स। अच्छा देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यूपीएससी पे भी आता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया पी नोट्स पे। देखो पी नोट्स क्या है, सपोज ये इंडिया है, ठीक है, अब कोई फॉरेन में बैठा हुआ एक आदमी, ठीक है, फॉरेन में यूएसए में सपोज ले लो लोग बैठे, वो चाह रहे इंडिया के बिजनेस में इन्वेस्ट करने को, चाह रहे इंडिया में कैसे वो इन्वेस्ट करे। ठीक है, बट उनको पेपर वर्क नहीं करना, पेपर वर्क में ज्यादा नहीं फंसना, रेड टेपिज्म, मतलब उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, इज व्हाट रेड टेपिज्म। ठीक है, रेड टेपिज्म, उनके पास पैसा है बट वो लोग पेपर वर्क में नहीं फंसना चाहते हैं, जाते हैं पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, उनको प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, इतना जो फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब में नहीं पढ़ना चाहते, अपना आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करना चाहते, तो ये लोग पी नोट इशू करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या यहाँ के जो बैंक होगा यूएस में, वो इनके बैंक के साथ या बोल सकते हो सेबी के साथ रजिस्टर होता है। ठीक है,
तो जो यूएस में जो बैंक है वो लोग क्या है, वो बैंक लोग रजिस्टर्ड है तुम्हारा सेबी, सेबी इंडिया में, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब क्या करेंगे ये लोग यहाँ के अपने वाले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉन्टैक्ट करेंगे कि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये बैंक क्या बोले, ठीक है आप पैसा दो, पेपर वर्क हम करेंगे, आप खाली पैसा दो, ये लोग पैसा देंगे इनको, ये एफआई इंस्टीट्यूशन थ्रू द सेबी ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। पैसा दिए तो बैंक इनको क्या देगा, बैंक इनको इश्यू करेगा व्हाट, पी नोट। जो पैसा ये लोग दिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक को, बैंक उसके ब्याह पे पब्लिक को क्या देगा, पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है। ये नोट इनके पास रहेगा। पी नोट क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट, जैसे करेंसी नोट है ना। 500 अगर रास्ते पे गिरा हुआ अगर आप ले लेते हैं तो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, अगर अनलेस अगर वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा है तो वो आप ही का नोट होगा, उसमें किसी का नाम लिखा नहीं गया कि XYZ का है। अगर आपको मिला वो आप रख लेंगे, उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। जो उसका मालिक, जो जिसके हाथ में पैसा है वो उसका मालिक कंसीडर करते हैं। सेम एज पी नोट, जिसके हाथ में पी नोट है वो उसका मालिक है, ठीक है। इसमें लोग इस तरीके से क्यों इन्वेस्ट करते हैं, पहला देखो क्या है, रेड टेपिज्म से बचते हैं, दूसरा इनको आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है ना। तो ये वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ ब्लैक मनी है ना, होर्डिंग, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस भी रेज करता है। तो वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप पी नोट्स के कंसेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। पी नोट देखो क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बाहर की कंट्री में, अगर वो रजिस्टर्ड है इंडिया के सेबी के साथ, तब जाके वो पी नोट इशू करता है अपने फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में। पी नोट क्या होगा, ट्रांसफरेबल होगा, जिसके पास रहेगा वो उसका मालिक रहेगा, है ना। और ज्यादा कुछ झमेला नहीं है इसमें, पैसा है आपके पास, बैंक को दो, बैंक आपको पी नोट देगा। अब देखो इसमें स्टेटमेंट कैसे पूछा है, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पी नोट पे। देखो पहला, इट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय, इट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट issued by SEBI registered foreign institutional investor in foreign jurisdiction, this is correct, दिखाया था ना। इट इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेबी रजिस्टर्ड, जो फॉरेन इंस्टीट्यूट, जो यूएसए में जो भी बैंक था वो सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी जाके वो फॉरेन जुडिक्शन में इशू करेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या देखो, द इन्वेस्टर इन पीएन डजंट ओन द अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटी। ऑब्वियसली उसका क्या है, पी नोट है, एक रसीद, एक स्लिप है, वो थोड़ी अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो इंडिया में जो शेयर्स है उसका मालिक है, वो सिर्फ उस नोट का मालिक है ना। उस नोट में क्या लिखा है, उस अंडरलाइंग सिक्योरिटी का, जो भी उसमें कुछ भी अगर गुड्स होगा तो उसका वो मालिक नहीं बनेगा। तो वही बोल रहा है, द इन्वेस्टर इन पीएन डजंट ओन द अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटी। थर्ड, पीएन दे आर फ्रीली ट्रेडेबल एंड कैन बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अदर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। 1 2 3, क्योंकि मैं बोला था पी नोट इज अ टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट, जिसके हाथ में वो उसका मालिक है, तो इजीली ट्रांसफर करो। एक्स अगर वाई को दे दिया तो वाई मालिक हो गया, तो इजीली ट्रेडेबल है। 3 चीज इसमें याद रखना आपको, पी नोट हमेशा फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में इशू करता है। कौन कर पाएगा, जो सेबी से रजिस्टर्ड है ना, जो वहां के जो बैंक या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर सेबी से रजिस्टर्ड है वही जाके इशू करते हैं पीएन, पार्टिसिपेटरी नोट। थर्ड, वो अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटी का मालिक नहीं बनता, बस उसके पास एक रसीद है, हाँ उसने इन्वेस्ट पैसा डाला, उसके बदले में बैंक वाले ने उन्हें या कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उनको एक रसीद दिया है, ठीक है, पी नोट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द डिफेंस सेक्टर इंडिया द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर द ऑटोमेटिक रूट हैज बीन इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज। तो एफडीआई इंडिया में 2 तरीके से आता है, एक होता है तुम्हारा ऑटोमेटिक रूट, एक होता है थ्रू अप्रूवल, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या होता है कि अप्रूवल गवर्नमेंट का नहीं चाहिए, किसी का पैसा अगर डायरेक्ट जाके इंडिया में आके इन्वेस्ट कर देगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। बट उसके बाद जो अप्रूवल चाहिए होता है, उसमें आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्ट कर पाओगे। कोई भी फॉरेन में एक व्यक्ति बैठा है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर ऑटोमेटिक रूट से करना चाहेगा डिफेंस सेक्टर में, तो कितना है वो अभी बढ़ा दिया गया का 74%, ठीक है। पहले डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट में कोई भी इंसान, ठीक, कोई भी अगर व्यक्ति या कंपनी बाहर का अगर इंडियन डिफेंस में करना चाहता है अगर इन्वेस्टमेंट, तो 49% तक ही पहले कर पाता था थ्रू ऑटोमेटिक रूट। उसके बाद अगर कुछ करना चाहेगा इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, टू इंक्रीज एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर, ये परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 49 to 74%, ठीक है। अब 74% तक सपोज मान लो किसी को 100 रुपए इन्वेस्ट करना है डिफेंस में इंडिया में, पहले कितना करेगा वो, पहले 49 रुपये तक के लिए ही एलिजिबल था।
अगर उसको 50 रुपया करना था तो गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होगा। अभी क्या हो गया है, अब 74 रुपीज के लिए एलिजिबल हो गया। 74 से ज्यादा अगर उसको करना है इन्वेस्टमेंट इंडिया में तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a good indicator to identify the effect of policies in industrial sector? 4 इंडिकेटर दिया गया, बताना, इसमें बताना आपको ये कि कौन सा बेस्ट इंडिकेटर जिससे हम जज कर पाएंगे हमारे इकोनॉमी में इंडस्ट्री से बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। देखो पहला क्या है, राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा क्या है, राइज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन जीडीपी। तीसरा क्या है, राइज इन बैंकिंग सर्विसेज। चौथा क्या है, राइज इन इंपोर्ट। देखो राइज इन बैंकिंग सर्विसेज से कोई सेंस नहीं बनता। अब बैंकिंग सर्विसेज बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हो रहा है थोड़ी हम देख पाएंगे। ठीक है, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी बैंक से लोन लेते हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग अदर भी लोग हैं जो कि बैंक से लोन लेते हैं, कि जिसने इट्स नॉट नेसेसरी कि खाली अगर बैंकिंग सर्विस बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री बढ़ता है। राइज इन इंपोर्ट, ये तो पूरा नेगेटिव हो गया, इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा हम, तो इससे ये नहीं बता पाएंगे ना इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है ज्यादा। तो बच्चे आप लोग कंफ्यूजन में ये दोनों में आएंगे, राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा राइज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन जीडीपी। तो राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन भी आपको करेक्ट बता नहीं पाएगा कि हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या, जैसे जैसे आपने अगर 1 रुपया लगाया इंडस्ट्री में, वो आपको रिटर्न कितना दे रहा है। अगर आपने 1 रुपया लगाया पहला केस में, रिटर्न आपको 1.5 रुपया मिला, तो 50% का आपको प्रॉफिट टाइप हो रहा है। अगर आपने दूसरे केस में अगर 1 रुपया लगाया आपको 2 रुपया मिल रहा है प्रॉफिट, तो वो राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना, कितना एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से कितना आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कितना एडिशनल प्रोडक्ट आप बना पा रहे हैं, वो बोलता है राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। बट ये भी ट्रू पिक्चर नहीं देगा, ट्रू पिक्चर हमें देगा राइज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर कितना परसेंटेज है वो एक करेक्ट पिक्चर दे सकता है कि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इससे अगर पढ़ेंगे हम, यहां पे 3 टाइप ऑफ सेक्टर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है इसमें। ठीक है, मेनली हमारा क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर होता है जो जीडीपी में दिखाता है। ठीक है, क्या होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा हमारा होता है टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में बच्चों क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर में बेस्ट एग्जांपल इसका एग्रीकल्चर, ठीक है, फिशरीज, जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल पे यूज करते हैं, प्रोसेसिंग बोल के कुछ चीज नहीं है यहाँ पर, रॉ मटेरियल डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, है ना। तो एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, हमारा इंडस्ट्रीज, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है हमारा। रॉ मटेरियल लिए, उसको प्रोसेस किए और प्रोडक्ट बनाए, गुड्स बनाए। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर उसमें क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे सर्विस सेक्टर, जैसा हमारा आईटी कंपनीज। ठीक है, तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का ऑब्वियसली ज्यादा है पॉपुलेशन, बिकॉज 60% इंडियन पॉपुलेशन रिलाई ऑन व्हाट, एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर ज्यादा है, बट जो हमारा इनकम है, जो जीडीपी है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, आपका टर्सरी सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है हमारे जीडीपी पाई चार्ट में। ठीक है, इसके बाद भी 2 सेक्टर है, एक होता है क्वार्टरनरी, दूसरा होता है आपका क्वार्टरनरी। इसमें क्या हो गया, वो जो एमबीए वाले लोग, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग जो पावर में रहते हैं, वो लोग आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, लास्ट जो होता है क्यूनरी सेक्टर, इसमें भी हाई लेवल लोग रहते हैं, क्यूनरी सेक्टर। ठीक है, जैसे जो एमबीए ग्रेड होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी रखते हैं, वो लोग को बोला जाता है क्यूनरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर होता है, दीज आर क्वार्टरनरी एंड दीज आर क्यूनरी सेक्टर। दीज आर बिकॉज ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, जहां डिसीजन मेकिंग पावर लिया जाता है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी उनके पास रहता है। ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब्स, सो दिस विल ऑल कम अंडर क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी सेक्टर। ठीक है, जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई कंपनी या इंडस्ट्री रन करने के लिए। तो होप ये क्लियर हो गया आपको। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे,
तो ये क्वेश्चन आपका आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, सप्तऋषि मंत्र, ठीक है। जो लास्ट जो 2023-24 का बजट में है, सप्तऋषि मंत्र पूछा गया था, सप्तऋषि 7 प्रिंसिपल, ठीक है। क्या चीज 7 जो सेक्टर्स है जिसमें इंडियन इकोनॉमी आने वाले साल में ध्यान देने वाला है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी है। पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, दिस इज करेक्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। फिर देखो यहां पे क्या है, रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, अनलीजिंग द पोटेंशियल है, ग्रीन ग्रोथ है, यूथ पावर है, फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, ऑल सप्तऋषि, ठीक है। 7 सेक्टर्स आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है इस बार आपका ओपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। सप्तऋषि स्कीम, क्या क्या सेक्टर्स है, पहला था तुम्हारा क्या, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा था रीचिंग द लास्ट माइल, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है अनलीजिंग द पोटेंशियल, फिफ्थ है ग्रीन ग्रोथ, सिक्स्थ है यूथ पावर, सेवंथ है फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाना बच्चों इस एग्जाम में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ओपीएससी ने बार बार इस कमिटी के इकोनॉमिक जो पोवर्टी कमिटी है, पोवर्टी एस्टिमेटर, बहुत बार बार पूछता है, ठीक है। बहुत बार देखा गया है क्वेश्चन, जैसे दांडेकर एंड रथ कमिटी, अलग कमिटी, लास्ट 2 साल पहले अलग कमिटी पे पूछा गया था, फिर लकड़ा वाला कमिटी है, फिर रंगाराजन कमिटी है। ये कमिटी आपको देखना है अच्छे से कि कौन किस लेवल पोवर्टी लाइन, बेसिकली ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को हम पोवर्टी लाइन के ऊपर रखते हैं और किस पर्सन को पोवर्टी लाइन के नीचे रखेंगे, ठीक है। पोवर्टी क्या, किसको हम बोल सकते हैं कि ये पोवर्टी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब अब कमेटी ने अपने अपने रिकमेंडेशन दिया था, बेस्ड ऑन कैलोरी कोई देता है, कोई बेस्ड ऑन कैलोरी इंटेक दे रहा है, कोई बेस्ड ऑन मंथली में कितना खर्चा कर रहा है, बेस्ड ऑन मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबका अलग अलग मेथड है पोवर्टी डिफाइन करने का, कि क्या मेथड से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन या इंडिविजुअल पोवर्टी लाइन के नीचे है। तो पहला देखो क्या है, दांडेकर रथ कमेटी क्या बोला था, बेसिस ऑफ पोवर्टी क्या था कि बेसिक मिनिमम नीड्स क्राइटेरिया, नहीं, दांडेकर एंड रथ कमेटी बेसिक मिनिमम नीड्स क्राइटेरिया नहीं बोला था, ये कैलोरी इंटेक पे बोला था, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, एक व्यक्ति अगर 1200-1400 फॉर फीमेल अगर 1400 किलो कैलोरी कंज्यूम नहीं करता है कि विमेन अगर दिन में, या मेल आपका मेल काउंटर पार्ट 2400 कैलोरी किलो कैलोरी अगर कंज्यूम नहीं करता है दिन में, तो उसको हम पोवर्टी बोलेंगे, ठीक है। मिनिमम नीड्स पे नहीं, क्या होगा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे इसने कहा था कि पोवर्टी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अलग कमिटी क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रिलेटेड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज करेक्ट। अलग कमिटी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों ही बोल दिया था। लकड़वाला कमिटी कॉस्ट सब्सिडी, नहीं, ये भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे ही बोला गया था। रंगाराजन कमिटी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नहीं, रंगाराजन कमिटी क्या बोला था, मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक इंडिविजुअल महीने में कितना खर्च कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि वो पुअर है कि गरीब है कि नहीं, वो पोवर्टी लाइन के नीचे है कि नहीं, ठीक है। तो इनमें से जो ऑप्शन है, जो यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन है ये, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 पेयर, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न हमने इसलिए डाला है क्योंकि यूपीएससी जो स्टेट लेवल जो एग्जामिनेशन होते हैं, कहीं ना कहीं यूपीएससी को कॉपी करते हैं ना, कोशिश करते हैं उनको कॉपी करें, उनका स्टाइल, उनका पैटर्न को, इसलिए हमने 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से आपको डाला है, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जब इस टाइप से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। कोई नहीं, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्वियसली आप आराम से क्वेश्चन को अप्रोच करके सही कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखो, दांडेकर कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, ये सब तुम्हारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अलग कमेटी कि इतना कैलोरी इंटेक लेना होगा तब हम उसको कंसीडर, अगर उससे कम अगर कैलोरी इंटेक लेता है तो वो पोवर्टी, बिलो पोवर्टी लाइन में, अगर उससे ज्यादा लेता है तो एबव पोवर्टी लाइन में, ठीक है। रंगाराजन कमेटी क्या था, कैलोरी भी लिया था, प्रोटीन फैट लिया था, उसके अलावा क्या किया था, ये मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल कितना मंथली खर्चा कर रहा है, कहाँ पे खर्चा कर रहा है, उस हिसाब से डिटरमाइन होगा कि पोवर्टी लाइन के नीचे है कि पोवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, व्हाट इज द टारगेट सेट बाय एसडीजी फॉर रिडक्शन लेवल पॉवर्टी इन 2030। तो देखो एसडीजी में बच्चे 17 गोल्स हैं, एसडीजी में 17 गोल्स है, आपको याद रखना है, गोल नंबर 1 से लेकर 17, जो कि सारे यूएन नेशंस को अचीव करना बाय 2030, ठीक है। तो जो पहला जो इंपॉर्टेंट गोल है वो नो पॉवर्टी है, 0 पॉवर्टी। तो ये आपका क्या, देखो क्या बोला गया, पॉवर्टी रेशियो शुड बी बिलो 10%, नहीं, वो तो डायरेक्ट बोल रहा है। पॉवर्टी रेशियो शुड बी बिलो 5%, नहीं। पॉवर्टी रेशियो टू बी बिलो 12%, नहीं। देयर शुड बी नो पॉवर्टी इन एनी फॉर्म, करेक्ट।
देयर शुड बी नो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी इन एनी फॉर्म। वो हम लोग का एसडीजी 1 का नंबर 1 गोल है। तो क्वेश्चन आपको एसडीजी 5 पे पूछ सकता है ना, मैच द फॉलोइंग पूछा भी है, इस टाइप से आएगा। एसडीजी 1 में क्या है, मैच द पेयर। एसडीजी 5 में क्या है, एसडीजी ठीक है, जैसे मैच द फॉलोइंग रहेगा, एसडीजी 1 देखोगे, एसडीजी 5, एसडीजी 13, ठीक है, एसडीजी 17, मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको 17 गोल्स अच्छे से याद करना है, जिनमें से एसडीजी 1 क्या है, नो पॉवर्टी, एसडीजी 2 क्या है, जीरो हंगर, एसडीजी 3 क्या है आपका, एनवायरमेंट, फिर एजुकेशन है ना। तो इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा टोटल 17 गोल्स, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिनी कोफिशिएंट, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया है, गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट क्या था, ये हमारा ऐसे गिनी कोफिशिएंट का एक ऐसे ग्राफ आएगा, एक साइड में उन्होंने लिया है क्या, इनकम पॉपुलेशन, इसका मैं ऐसे समझाता हूं आपको, गिनी कोफिशिएंट क्या किया है, ये साइड एक्स एक्सिस में हमारा ले गया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, वाई एक्सिस में लिया गया परसेंटेज ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये आइडियली ऐसा होता है, बट एक कर्व होता है, ठीक है, आइडियली ऐसा होना चाहिए, बट ये कर्व टाइप में मूव करता है, क्योंकि हर पॉपुलेशन, सारे परसेंटेज पॉपुलेशन थोड़ी इक्वल इनकम होता है, सब तो अलग अलग टाइप कमा रहे हैं ना, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, तो सबका इनकम जो अलग अलग है, इसलिए कर्व टाइप होगा। ये जो कर्व को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज कर्व, ठीक है, इसी कर्व को हम बोलते हैं लॉरेंज कर्व। और ये कर्व को मेजर करने का हम एक गिनी कोएफिशिएंट, एक इंडेक्स है, जिससे हम क्या मेजर करते हैं, इनकम इनइक्वलिटी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनकम इनइक्वलिटी। तो गिनी कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इनकम इनइक्वलिटी, गिनी कोएफिशिएंट से हम मेजर करेंगे आपका इनकम इनइक्वलिटी। अगर गिनी कोएफिशिएंट हमारा 0 है, तो मतलब क्या होता है, द इकोनॉमी इज इन परफेक्ट इक्वलिटी, ये लाइन अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वलिटी, मतलब जो हमारा इनकम इनइक्वलिटी वो घट जाएगा, सब एक समान कमाएंगे, सारे सब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, सबका इनकम सेम होगा, बट ऐसा तो आइडियल केस है, सबका इनकम कैसे सेम हो सकता है। और 0 गिनी कोएफिशिएंट का अगर वैल्यू 1 है, इट इज द लोएस्ट वैल्यू एंड 1 इज द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब इट इज अ कंडीशन ऑफ इनपरफेक्ट और परफेक्ट इनइक्वलिटी, इट इज कंडीशन ऑफ परफेक्ट इनइक्वलिटी, परफेक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है। अगर ये 0 to 1 वेरी करता है गिनी कोएफिशिएंट, अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 है तो हमारे बोलेंगे इकोनॉमी में सब एक समान, एक परसेंटेज का लोग सेम इनकम कमा रहे, ठीक है, सबका इनकम लगभग सेम है। बट अगर 1 हो जाता है, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, तो इट इज अ परफेक्ट इनइक्वलिटी कंडीशन, ठीक है। सब जितने भी सेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन अपना अपना अलग अलग इनकम, सबका इनकम डिफरेंट है, ठीक है। तो ये गिनी कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन आ सकता है, लॉरेंज कर्व से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इनकम एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ये मेजर गिनी कोएफिशिएंट क्या मेजर कर रहे हैं हम, इनकम इनइक्वलिटी इन पॉपुलेशन। अगर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 है, इट इज अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी, अगर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 है, इट इज अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी इन इनकम, इक्वलिटी इन इनकम, ठीक है। देखो यहाँ को ऑप्शन अगर दिया जाएगा, आप देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट को, it provides an estimate of the contribution of the service sector to the नहीं, it provides an index to measure inequality, this is correct, Gini coefficient it is an index to measure what, income inequality, it is an index to measure income inequality। Third statement क्या है, it provides an estimate of the strength of the banking sector, ऐसा कुछ नहीं, it is a projection of population growth of the forecast, ऐसा कुछ नहीं है। Gini coefficient क्या measure कर रहा है, income inequality in the population of any economy, ठीक है। Coming to next question, which one of the following is not a component, देखो अगेन नॉट पूछा है, ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, बहुत बार पूछता है ओपीएससी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। तो आप इसका रैंक पता करके जाना है ना, उड़ीसा का क्या है, इंडिया का क्या है एचडीआई में।
तो HDI कैलकुलेट करने में फिलहाल तीन क्राइटेरिया यूज करता है, ठीक है। क्या है? पहला क्राइटेरिया आपका हो जाता है हेल्थ, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, जो अभी 69 ईयर्स हो गया है। सेकेंड क्या है? स्कूलिंग या एजुकेशन, एजुकेशन लिख सकते हैं। थर्ड क्या है आपका? इनकम, पर कैपिटा इनकम। ये तीन को लेके हम HDI का रिपोर्ट रिलीज करता है, ठीक है, UNDP रिलीज करता है। तो देखो रियल GDP पर कैपिटा इन $, ये होगा। लिटरेसी रेट, ऑब्वियसली कितना एजुकेशन उस इकोनॉमी में मेजर करेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये मेजर करेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो कुछ नहीं है भाई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। जो 1 साल के बच्चे लोग कितने मर रहे पर 1000 लाइव बर्थ, वो कैलकुलेट करता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये एक पैरामीटर नहीं है HDI इंडेक्स में, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आके देखते क्या है। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या क्या इंक्रीजिंग और प्राइस इलास्टिसिटी, इस पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। क्या क्या पूछा गया? देखो, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, ठीक है, और क्या है? डुओपोली है। एक एक करके देखते हैं क्या है, ठीक है, फिर जाके इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले पूछा गया है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन पूछा गया है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? इट इज अ सिनेरियो इन द इकोनॉमी, ठीक है, वेयर मोर देन वन सेलर, ठीक है, मोर देन वन जो सेलर्स है या फिर मोर देन वन कंपनी सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट, ठीक है, एट अ प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, ठीक है। मोर देन वन कंपनी है, मोर देन इंडस्ट्रीज, मोर देन वन प्लेयर है इकोनॉमी में जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एट अ प्राइस दैट इज फिक्स्ड बाय मार्केट, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन। बट इन आइडियल सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, बट ये आपको याद रखना परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा क्या है? मोनोपोली, है ना। मोनोपोली क्या है? नाम से ही लग रहा है मोनो सिंगल, है ना। व्हेन देयर इज वन मार्केट पेयर इन द इकोनॉमी, जब एक ही इकोनॉमी में अगर एक मार्केट पेयर है कोई भी सेगमेंट में और उसका अगर राज है तो उसको बोलेंगे मोनोपोली। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, है ना, रेलवे किसका है? इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का, और तो रेलवे के कोई तो ऐसा नहीं है। प्लस अगर आप ऐसा बोल सकते हो जियो का भी मोनोपोली बीच में हो गया था, है ना। गूगल का एक टाइप ऑफ मोनोपोली वो एंजॉय कर रहा है मार्केट में, क्योंकि सर्च इंजन देखोगे गूगल सब यूज कर रहे हैं। अगर जियो देखोगे आप सबका जो टेलीकम्युनिकेशन नेट सेक्टर में जियो एक कहीं ना कहीं मोनोपोली पोजीशन एंजॉय कर रहा है, विच इज बैड फॉर एनी इकोनॉमी, ठीक है। तो मोनोपोली मतलब क्या होता है? मोनोपोली मार्केट जहां पे एक ही प्लेयर है जो तुम्हारा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। थर्ड क्या देखो? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन तो सही इसी में ही होता है व्हेन देयर इज प्लेयर्स, ठीक है, हैविंग आइडेंटिकल और सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में याद रखो दो लोग हैं, मोनो इसमें वर्ड है मोनो, बट इसमें कंपटीशन जब ऐड हो जाता है तो उसमें याद रखना है कि दो प्लेयर लोग हैं, है ना, टू प्लेयर्स, ओनली टू प्लेयर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया टूथपेस्ट, फॉर एग्जांपल। तो जैसे पेप्सिडेंट कोलगेट अगर रखते हैं हम इसको, तो दो प्लेयर है, मेजर प्लेयर है, दोनों प्रोडक्ट, दोनों प्लेयर का जो दोनों कंपनीज का सेम सेल हो रहा है, दोनों आइडेंटिकल है, बट एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे हम तुम्हारा क्या, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली अगेन ओलिगोपोली मतलब इट इज अ कॉम्पिटिशन अमंग फ्यू, ठीक है। जब दो से ज्यादा जब मार्केट पेयर इकोनॉमी में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विथ सम डिफरेंशिएशन, तो वो मार्केट कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओलिगोपोली, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डुओपोली। डुओपोली क्या, नाम से देखो, डुओपोली जब दो मार्केट पेयर्स ही है इकोनॉमी में और अपना प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, है ना, विथ सम एनी और विथ सम और मेनी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन ये नहीं पूछा, ये तो मैं आपको बता दिया डेफिनेशन,
क्वेश्चन पूछा है इसको अरेंज करना है इलास्टिसिटी में, ठीक है। अब इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी किसको हम बोलते हैं, कोई इलास्टिक गुड्स है, किसी को हम बोलते हैं ये इन इलास्टिक गुड्स है, ठीक है। इलास्टिक गुड्स किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका प्राइस चेंज हो जाने से, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा उसका डिमांड घट जाएगा, डिमांड में इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। विथ स्मॉल इवन ए सिंगल और आउंच ऑफ प्राइस चेंज, ठीक है, इवन ए सिंगल अगर 1 रुपया ही बढ़ जाता है, अगर उसका डिमांड और बहुत ही मतलब डिग्रेड हो जाएगा, या फिर बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, पर रैपिड फॉल होगा डिमांड में, ठीक है, या फिर रैपिड फॉल होगा उसके डिमांड में, आधे बढ़ सकता है घट सकता है। तो दिस प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। अगर किसी का प्राइस बढ़ गया उसका डिमांड घट जाएगा बहुत जल्दी, किसी चीज का प्राइस घट जाता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस चीज को हम बोलेंगे क्या, इलास्टिक गुड्स। इन इलास्टिक गुड्स क्या होता है, इट डजंट डिपेंड ऑन द प्राइस। इन इलास्टिक का प्राइस इन इलास्टिक है, मतलब कितना भी महंगा हो इसका डिमांड कभी भी इकोनॉमी में और मार्केट में खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ले लो, नमक कितना ही महंगा हो इसका इकोनॉमी में लोग खरीदेंगे। ऑयल ले लो, पेट्रोल है ना, डीजल, कितना भी महंगा कर दो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इसका डिमांड हमेशा ही रहेगा। तो इन सब गुड्स को क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक गुड्स। इलास्टिक गुड्स क्या होता है, प्राइस पे बहुत, इसका डिमांड जो है प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर सपोज प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो लोग उसको लेना छोड़ देंगे, क्योंकि शायद सब्स्टिट्यूट और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट होगा, लोग उस पे जाएंगे, है ना। जैसे जैसे आपका टी कॉफी हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ले लिए, टी एंड शुगर, ठीक है। अगर शुगर का प्राइस अगर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर शुगर का प्राइस बहुत बढ़ जाता है लोग चाय पीना कम कर देंगे, ठीक है। शुगर का प्राइस अगर बढ़ गया लोग चाय पीना कम कर देंगे। तो ये होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जांपल टी कॉफी, दीज आर सप्लीमेंट्री। अगर कॉफी का रेट बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, टी का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉफी का रेट बढ़े तो टी नहीं पियेंगे, बट कॉफी नहीं पियेंगे, बट टी का डिमांड बढ़ जाता है। तो दिस टी एंड कॉफी एन एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स, एंड टी एंड शुगर दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो हमें वो उसको अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी याद रखो, जैसे प्राइस चेंज थोड़ा बहुत करोगे उसका डिमांड में इंपैक्ट होगा। तो स्टेटमेंट, कमिंग बैक टू क्वेश्चन, देखो इसको तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो पहला, देखो सबसे ज्यादा इनमें से आप देखोगे ऑप्शन में से मोनोपोली सबसे ज्यादा क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। मोनोपोली मतलब क्या था, ओनली वन पेयर एग्जिस्टिंग इन मार्केट। अब वो अपना प्राइस बढ़ाए या घटाए लोग तो लेंगे ना, क्योंकि वही प्लेयर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में टेलीकॉम्युनिकेशन मार्केट में सिर्फ जियो का सिम कार्ड है, अब जियो जितना ही प्राइस बढ़ाए तो लोग तो लेंगे ही ना। अब जैसे अभी हमारे पास एयरटेल है, वोडाफोन है, अगर वो बंद हो गया सिर्फ जियो ही है तो जितना ही प्राइस बढ़ाएगा, 1000 रुपये भी रहेगा डेटा पैक, तो हम रिचार्ज कराना पाओ, हमें रिचार्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जो मोनोपोली है वो सबसे ज्यादा इन इलास्टिक होता है, ठीक है। अगर इसमें आप ऑप्शन में अगर आप देखोगे सबसे पहले बी आना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका ऑप्शन क्या है, बी से स्टार्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा कम, सबसे ज्यादा इलास्टिक है, मतलब सबसे कम इलास्टिक ये होगा। तो एलिमिनेटिंग ऑल अदर ऑप्शन यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता, वो आपका एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप जो आपका नॉलेज बहुत लिमिटेड होगा इस पेपर में, आपको सब कुछ डेफिनेटली नहीं आएगा, बट आपके पास जो लिमिटेड नॉलेज है उसको यूज करके कैसे आंसर तक आना, वो आपका टेस्ट लिया जाता है प्रीलिम्स पेपर में, ठीक है। आपको देखना भी नहीं है 1, 3, 4 ऑप्शन, टाइम वेस्ट करना नहीं, आपके पास तो टाइम रहेगा नहीं। जैसे ही आपको दिखा चलो बी तो सबसे ज्यादा इलास्टिक है, मतलब उसका इलास्टिसिटी बहुत कम होगा, देखो आंसर बी पहला, उसको मार के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। यही अप्रोच लेके आपको प्रीलिम्स में बैठना है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ गया हिस्ट्री से रिलेटेड है। वो मेरा टीम, जो हमारे में टीम है वो सौम्या सर, वो आपको कवर कर देंगे हिस्ट्री, ठीक है। आपको लेटर ऑन पार्ट्स में आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो बच्चों इकोनॉमिक्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आपका सिलेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। जैसा मैं आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं ना मॉक टेस्ट 1-2 पे, तो ये 2-3 वीडियो आप देखिए बहुत अच्छे से मैंने सम अप किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो गया है ना। ग्रेसाम्स लॉ, थियर्स लॉ मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो होप आप लोग ये जो 6 to 7 डेज से बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, है ना, अपने 100% दे, ताकि आप इस बार डेफिनेटली एक रिजल्ट के साथ बाहर आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।